चलिए सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ इन इंडिया में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम सेकुलरिज्म कर रहे हैं, जिसका हमने द कॉन्सेप्ट एंड द हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ा है। एक फ्रेमवर्क बन चुका है कि सेकुलरिज्म को हमें किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। आज हम सेकुलरिज्म का इंडियन वर्सेस वेस्टर्न आइडिया अच्छे से एनालाइज करेंगे, जिसके पीछे पहले हम इंडियन आइडिया के डेवलपमेंट को थोड़ा फोकस कर लें, ताकि हमें इंडियन आइडिया का कंटेंट क्लियर हो जाए। उसकी थोड़ी डेवलपमेंट फोकस करें, फिर वो क्लैरिटी होगी। ओके, देखिए क्या लिखा है, दैट इज सेकुलरिज्म इन इंडियन कल्चर। ऑथर ये कहता है कि सेकुलर ट्रेडिशंस आर वेरी डीप रूटेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडियन कल्चर is based on the blending of various spiritual traditions and social movements. So, जो इंडियन कल्चर है वो ब्लेंडिंग पर बेस्ड है। किन चीज़ों की? कई सारे स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस और सोशल मूवमेंट्स की ब्लेंडिंग पर। मैं आपको इतना भी बता देना चाहता हूँ कि 1992 जजमेंट जब SR बोम्मई केस में आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सही माना कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इतने ज़्यादा उसने अमेंडमेंट कर दिए कि उसे एक तरह का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कि एक नई चीज़ ही बना दी थी। तो SR बोम्मई जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रीएम्बल के अंदर ऐड किया गया सेकुलरिज्म जो वर्ड है वो गलत नहीं है, वो सही है, क्योंकि सेकुलरिज्म इंडियन कल्चर में डीपली रूटेड था। सेकुलरिज्म इंडियन ईथोस में एक स्पिरिट की फॉर्म में एग्जिस्ट हमेशा से कर रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन के तमाम प्रोविजंस में सेकुलरिज्म रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने कुछ नहीं किया है, बस ये किया है कि उसने जो इम्प्लिसिट था इंडियन सोसाइटी में, जो इम्प्लिसिट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन दे दिया, लिख दिया, दैट्स ऑल। तो वो लिखे बिना भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर ही था, बस अब वो लिख दिया गया है। तो ये किसी भी तरह से इंडियन सोसाइटी, इंडियन पॉलिटिक्स की कोई एक दिशा किसी खास मायने में नहीं तय कराएगा, क्योंकि पहले से इंडियन सोसाइटी और पॉलिटी सेकुलरिज्म की स्पिरिट से ही चल रही थी। ये जजमेंट किस भावना पर बेस्ड है, किस कंक्लूजन पर बेस्ड है? वो कंक्लूजन है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। और कॉन्स्टिट्यूशन में वो कंक्लूजन क्यों आई? क्योंकि हमारी सोसाइटी का ये एक्सप्रेशन है, और हमारी इंडियन सोसाइटी का एक्सप्रेशन सेकुलरिज्म की फॉर्म में ही क्यों आता है? क्योंकि डीपली रूटेड लॉन्ग हिस्ट्री है मल्टीपल फेथ के एक साथ एग्जिस्ट करने की, उनके ब्लेंड होकर के एक कॉमन हेरिटेज नर्चर करने की। ये भारत का मूल अस्तित्व है। तो सेकुलरिज्म भारत के मूल अस्तित्व में है। ये किसी ने इम्पोज नहीं किया है, ये किसी ने किसी कॉन्स्टिट्यूशन के वाया नहीं दिया है, ये किसी पॉलिटिशियन का आइडिया नहीं है, ये किसी फ्रीडम मूवमेंट का आइडिया नहीं है। ये पॉलिटिशियंस को अपनाना पड़ा है, ये किसी फ्रीडम मूवमेंट को अपनाना पड़ा है, इसे खुल के उजागर करना पड़ा है, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति में शुरू से विद्यमान है, स्थापित है। तो ये हमारी इंडियन सोसाइटी का एक बेसिक फीचर है, बेसिक आइडिया है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक आइडिया होता है, बेसिक फीचर होता है, वैसे इसे आल्टर नहीं किया जा सकता है। इसे आल्टर करने जाएंगे तो इंडियन कल्चर खुद को सेल्फ एडजस्ट करेगा, इसे जगह दे के दोबारा से। ओके, तो दैट इज़ द थिंग। तो वो चीज़ यहाँ पर समझाई जा रही है कि सेकुलर ट्रेडिशंस आर वेरी डीप रूटेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडियन कल्चर इज बेस्ड ऑन द ब्लेंडिंग ऑफ वेरियस स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस एंड सोशल मूवमेंट्स। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के नाम पर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आई। आगे जा कर के भक्ति, ये किसका फ़ोन है भाई? भक्ति और सूफिज़्म के नाम पर रिफॉर्म मूवमेंट्स आई। ये तमाम रिफॉर्म मूवमेंट्स, उसके बाद मॉडर्न इंडिया के समय में कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स आई, रेनेसेंस का दौर आया। ये सभी सोशल मूवमेंट्स, सभी तरह के स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस के रूप में बुद्धिज़्म की अपनी एक स्पिरिचुअल
पाथ है, जैनिज्म का अपना स्पिरिचुअल पाथ है, शंकराचार्य का अपना एक स्पिरिचुअल पाथ है, वेदांतिक फिलॉसफी का अपना एक स्पिरिचुअल पाथ है, भागवतिज्म का अपना एक स्पिरिचुअल पाथ है, सूफिज्म का अपना एक स्पिरिचुअल पाथ है। तो ये तमाम स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस, तमाम सोशल मूवमेंट्स, सबके आपसी मेल जोल से जो एक कॉमन कल्चर डेवलप होता है वो है इंडियन कल्चर, जिसमें डीपली ये बात एक्सेप्टेड है कि सभी के प्रति टॉलरेंस है, सभी के प्रति सौहार्द है, सभी की स्वीकृति है, सम्मान है। ओके, इट इज इनटू द वेरी ब्लड ऑफ द इंडियन कल्चर, ये कॉन्सेप्ट है। अब प्राचीन भारत से अगर शुरू करके देखें, इन एंशिएंट इंडिया, उस समय में जो हमारी राइटियस वे ऑफ लाइफ है, हमारा इंडियन कल्चर एंशिएंट पीरियड के दौरान जिन एलिमेंट से नर्चर्ड था जिंदगी जीने के लिए, अपने कर्तव्य निभाने के लिए, दोज ऑल द एलिमेंट्स वर पार्ट ऑफ द सनातन धर्म। आई बात समझ में? धर्म इज अ राइटियस वे ऑफ लाइफ, a righteous way of life. सनातन which is timeless. किसी एक खास समय में, किसी एक खास व्यक्ति ने, किसी एक खास जगह पर, किसी एक खास टेक्स्ट से जिसे जन्म ना दिया हो, वो सनातन होता है, जो ऑर्गेनिकली with the passage of time, with different experiences, with different outcomes, with different practices, जो सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, नर्चर किया गया है, जो ऑल इनकम्पैसिंग है, ऑल इनकैप्सुलेटिंग है, सबको समावेश करके चल रहे हैं जो विचारधाराएं, वो सब मिलकर के सनातन के गुण बनते हैं। तो विद दैट वे ऑफ लाइफ, द राइटियस वे ऑफ लाइफ, द सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति का मूल। सो in ancient India, the Sanatan Dharma was basically allowed to develop as a holistic religion by welcoming different spiritual traditions and trying to integrate them into a common mainstream. ये लिखा भी हुआ है। सनातन धर्म का विकास किस रूप में होता है और सनातन धर्म किस तरह के इंस्टीट्यूशंस को नर्चर करने की बात करता है, या जिन्हें किस तरह के रिलीजन को डेवलप करने की बात करता है। एक ऐसा रिलीजन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर द सोसाइटी, एक ऐसा मजहब या एक ऐसा पाथ जो कि हॉलिस्टिक हो, जिसमें कि डिफरेंट स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस स्वीकार किए जाते हों और जिसमें कि अलग अलग तरह के ट्रेडिशंस को इंटीग्रेट करके एक कॉमन मेन स्ट्रीम रिलीजन डेवलप करने की बात हो, जिसकी पालना सब करें, जिससे सभी आइडिया ले, जिसकी दिखाई दिशा में ही सब चले, जिसके मार्गदर्शन से ही सब आगे बढ़े। सो बिल्कुल भारतीय संस्कृति यही तो है। इंडियन मेन स्ट्रीम कल्चर कैसे विकसित होना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो विचार रखा गया है वो क्या है? अगर आज एक इंडियन मेन स्ट्रीम कल्चर की मैं बात करूँ, वो कैसे विकसित होना चाहिए? मॉडर्न टू मॉडर्न डॉक्यूमेंट बिल्कुल इसी की बात कर रहा है कि वो ऐसे विकसित होना चाहिए कि जितने भी डिफरेंट कल्चर हैं एसोसिएटेड विद द डिफरेंट कम्युनिटीज़, उन सबको इंटीग्रेट करके एक कॉमन कल्चर डेवलप हो। और हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब हिंदी भाषा के विकास की बात होती है कि हिंदी भाषा को एक लिंगुआ फ्रैंका के रूप में विकसित होना चाहिए भारत के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। बट दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसी हिंदी को, तो भारत में जितनी भी अलग अलग वर्नैकुलर लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं, उन वर्नैकुलर लैंग्वेजेस से लिए गए भाव, उनसे लिए गए एक्सप्रेशंस, मीनिंग्स और शब्द, इन सबको मिलाकर के जो एक कॉमन हिंदी विकसित हो सके, ऐसी हिंदी विकसित हो जो इन सबको रिप्रेजेंट कर सके, जो इन सबको रिप्रेजेंट कर सके। तो ऐसे ही एक कॉमन कल्चर हो, ऐसे ही एक कॉमन मेन स्ट्रीम रिलीजियस प्रैक्टिस हो जो कि सबको इंटीग्रेट करके चले। ऐसे ही रही है भारतीय संस्कृति का दर्शन, ऐसा रहा है हमारा कॉन्सेप्ट। ओके, सो ऐसे में एक कई समय पर कई लोग इसके साथ प्रयोग भी करेंगे, वो मैं आपको समझा दूंगा।
अशोक ने भी इसके साथ प्रयोग किया है, आगे जाके अकबर भी इसके साथ प्रयोग करेगा, वो एक्सपेरिमेंट्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम किसी एक कॉमन कॉम्पोजिट कल्चर की बात करते हैं तो वो कॉम्पोजिट कल्चर कंपोज्ड हो डाइवर्स रेंज ऑफ स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस, थिंकिंग्स, आइडियाज़, बिलीव्स, वैल्यूज़, इनसे इन सब के गुणों को समाहित करके एक कॉमन कल्चर विकसित हो सकता है। उसी की बात हुई है। उसे अगर आप मेन स्ट्रीम कहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जल की धारा मोटी पहले से बहा दी आपने और सबको उसमें विलय होके अपना अस्तित्व गवा देना है ना। ये बिल्कुल ऐसा है कि इधर से एक धागा लिया, इधर से एक धागा, उधर से एक धागा, इधर से, सबको आपस में जब बुना तो एक मोटी डोर बनी। सभी अलग अलग रेशे लिए, सभी अलग अलग तंतु लिए, सभी अलग अलग फाइबर लिए, मिलाए तो एक कॉमन कल्चरल फैब्रिक बना। मोटा सा थ्रेड, मोटी सी डोर जब आप देखते हैं, खोलो तो कितने अलग अलग फाइबर निकल आएंगे, है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के ये बिल्कुल ऐसा है कि एक चैनल है रिवर का, द मेन चैनल खाली पड़ा है, सभी ट्रिब्यूटरीज आ करके अपना जल डालें, एक कॉमन चैनल बने भारी मोटा सा, द मेन स्ट्रीम। ऑल द डिफरेंट स्ट्रीम्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इनटू इट, और द मेन स्ट्रीम है, इट इज इमर्जिंग, जो कि इन सब से मिल करके बनी है। तो जब भी इन सब उस मेन स्ट्रीम में से जल का पात्र भरें तो उस जल के पात्र में जो जल है उसमें इन सभी के लक्षण दिख जाएं, इन सभी के गुण नज़र आ जाएं। कोई भी खुद को डिवाइडेड ना देखे, डिप्राइव्ड ना देखे उस मेन स्ट्रीम से। सबको जगह देनी है, सबको स्थान देना है, सबको रिप्रेजेंट करती हुई मेन स्ट्रीम। तो सब उस मेन स्ट्रीम के तहत खुद को जब रिफ्लेक्ट होता पाएंगे, वो उस मेन स्ट्रीम को स्वीकार करेंगे कि ये हमारी मेन स्ट्रीम है। आई बात समझ में। एक ऐसी राष्ट्रीय संस्कृति बनानी है हमें, एक ऐसा इंडियन नेशनल कल्चर बनाना है हमें। उस इंडियन नेशनल कल्चर में प्रत्येक व्यक्ति खुद को अभिव्यक्त होता देखे, हर मेंबर ऑफ द सोसाइटी खुद को एक्सप्रेस होता देखे, उसे कभी भी ना लगे कि उसका स्थान किसी दूसरी समुदाय से नीचे है, किसी दूसरी कम्युनिटी से पीछे है। ऐसा ना हो। ऐसी मेन स्ट्रीम इंडियन नेशनल कल्चर अगर हम बनाने में सफल होंगे तो हम सही में इंडियन स्पिरिट को सर्व करेंगे। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हम इंडियन स्पिरिट ही को वायलेट भी कर रहे हैं। ये गलत है। ये हमारी मूल संस्कृति में बताया गया है। तो यहाँ से हमारा सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट इस मैनर में काम करता है। तो इंडियन स्टेट जो सेकुलरिज्म फॉलो कर रहा है वो फिर इसी पे खड़ा है कि हमारे यहाँ पर ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट तो ठीक है, द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, बट बात इतने पे नहीं रुकती। बहुत क्रूशियल एलिमेंट जो इंडियन सेकुलरिज्म का है वो ये है कि इक्वलिटी ऑफ द इंटर रिलीजियस कम्युनिटीज़। किसी एक कम्युनिटी का दूसरे पे डोमिनेशन नहीं होना चाहिए। मेन स्ट्रीम में कोई एक दूसरे पे डोमिनेट ना हो जाए, सबको गर्व की भावना हो, सब सम्मान रूप में अपनी अभिव्यक्ति उस मेन स्ट्रीम में देखें। ये बड़ी बात है। ओके, दैट्स ऑल। ये है कॉम्पोजिट कल्चर वर्ड। यहाँ पे इस मेन स्ट्रीम नाम की सोसाइटी पर, यानी कि इस मेन स्ट्रीम नाम के नेशन पर खड़ा है हमारा इंडियन स्टेट। तो इंडियन स्टेट इस नेशन को सुरक्षित रखे, इंडियन स्टेट को इस नेशन को सर्व करना है। इस नेशन को सर्व कर देगा तो वो जो मोटी सी डोर है उस पर रंग लगा दोगे तो जब रेशे रेशे खोलेंगे सब पे रंग लगा होगा, सब सर्व अपने आप हो जाएंगे। तो इस तरह से किसी रिलीजन के प्रति, किसी कम्युनिटी के प्रति किसी तरह का प्रेजुडिस रखे बिना कार्य करें, प्रेजुडिस रखे बिना कार्य करें, किसी कम्युनिटी, किसी रिलीजन के साथ डिस्क्रिमिनेट किए बिना कार्य करें। लेकिन एक स्ट्रीम बहुत हैवी है, एक स्ट्रीम का वाटर फ्लो बहुत बहुत कम है, बहुत कम है। हैवी स्ट्रीम मेन स्ट्रीम में आके जब मिलती है, काफ़ी बड़े पैमाने पर मेन स्ट्रीम का कॉम्पोजिशन हैवी स्ट्रीम से आ रहा है, और जो बहुत नैरो, बहुत कम पानी वाली स्ट्रीम है उसका कंट्रीब्यूशन उतना एक्सप्रेस मेन स्ट्रीम में नहीं हो रहा है। इसलिए जब मेन स्ट्रीम को स्टेट डील करेगा तो
जो रेशे कम हैं वो अधिक दिखें, वो भी बराबर अनुपात में दिखें, तो उसके लिए अगर चमकते हुए रंग उन पर लगा दिए जाएं अलग से एक्स्ट्रा, तो कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत नहीं है। ये भी ज़रूरी है, ये भी सुनिश्चित करना है, क्योंकि किसी एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पर डोमिनेट ना हो जाए, समानता बनी रहनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक लाभ के बिना ये करें, इच्छा में राजनीतिक लाभ होता है, उसके पीछे व्यक्ति समाज का विकास होना चाहिए, लेकिन आप राजनीतिक लाभ के हित से ये करें, ये अपीजमेंट होगा। आप वोट बैंक के लिए ये करें, ये गलत होगा। आप माइनॉरिटी का समर्थन इस उद्देश्य से करें कि हम इनका वोट कंसोलिडेट करेंगे, ये गलत सोच है, ये सही नहीं है। लेकिन हमारे संविधान में, हमारे सामाजिक मूल विचार में ये विचार है कि जिनको ज़रूरत है समर्थन की, उन्हें समर्थन दिया जाए, तभी मेन स्ट्रीम में वो भी अपनी जगह देख पाएंगे, वरना दिखेगी नहीं, वो लॉस्ट हो जाएंगे। फिर भी एक मेन स्ट्रीम कल्चर कहलाने का फ़ायदा क्या? ये बिल्कुल ऐसा है कि आपके घर में आप 3 बच्चे हैं, आप 2 इतने बड़े हैं कि घर में कोई भी मिठाई आई, आप लड़के झगड़ के या किसी भी तरह से अपना हक लेके खा लेंगे, लेकिन जो अभी अबोध है, छोटा है, उसके घर आने तक या उसके वहाँ तक पहुँचने तक तो आप उसे ख़त्म कर चुके होंगे। परिवार को उसे उसके लिए सहेज के प्रोटेक्ट करके रखना है, तो आपकी माता उस सामान को छुपा के कहीं ऊंची जगह पे रख देती हैं या प्रोटेक्ट कर देती हैं कि ये उसके लिए संरक्षित है, तुम नहीं ले सकते। सिर्फ इसलिए कि वो शारीरिक रूप में तुमसे कमज़ोर है, सिर्फ इसलिए कि वो अभी झगड़ना नहीं जानता, सिर्फ इसलिए कि उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचता, उसे हिस्सा कम मिले, ऐसा नहीं है। मैं राज्य हूँ, मैं स्टेट हूँ, मैं उठाऊँगी उसे ऊपर और वो उस डब्बे तक पहुँचेगी, मैं प्रोटेक्ट करके रखूँगी। ये 2 बर्फ़ी के पीस उसके लिए उसे रात को देने हैं। तुम चाहे नाराज़ भी होते तो कोई बात नहीं, अभी राज्य मरा नहीं है, जिंदा है। तो दैट इज़ द सिस्टम। कौन संख्या बल में कितना है ये एक बात है, चुनावों में इसका महत्व हो सकता है अलग। चुनावी राजनीति में संख्या महत्व रखती है, इसे कभी नकारना नहीं, वरना आप प्रैक्टिकल नहीं। लेकिन चुनाव सरकार बनाने के लिए हैं, वो एक बात। लेकिन सरकार जिस संविधान से, जिन संस्थाओं से, जिन मूल्यों से चलेगी, वो चुनावों पर निर्भर नहीं है, क्योंकि राज्य चुनावों पर निर्भर नहीं है। द स्टेट, जब चुनाव नहीं है तब भी स्टेट है, स्टेट बड़ा है यहाँ पर। और राज्य की नज़रों में पूरे भारत में अगर व्यक्ति एक ही है मात्र, उस कम्युनिटी का, उस मजहब का, वो भी उतना ही गणमान्य है और वो भी उतना ही ज़रूरी है जितने व्यक्ति चाहे 100 करोड़ हों। ये राज्य है, राज्य उसे, स्टेट उसे प्रोटेक्शन देगा। स्टेट उसकी मान्यता, उसके विचारों के बारे में पूछेगा क्या समस्या है, वो कहेगा कि मैं अपनी धार्मिक मान्यताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एक ही बचा हूँ और मैं अपनी चॉइस का धार्मिक स्थल नहीं बना पा रहा हूँ। स्टेट विल अरेंज कि कैसे वो अपनी मान्यता, अपनी उपासना विधि को पूरा कर पाए। स्टेट विल डू दैट, स्टेट विल फैसिलिटेट दैट, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। ये व्यक्ति तो हमारे देश में सभी एक नागरिक हैं। सिटीजनशिप का कानून सबको एक नागरिक मानता है, समान नागरिक। संख्या बल के आधार पर वो कम्युनिटी सिटीजनशिप नहीं देता, वो इंडिविजुअल को सिटीजनशिप देता है। और बीइंग अ सिटीजन, यू ऑल आर इक्वल, यू ऑल आर एंटाइटल्ड टू द सेम फंडामेंटल राइट्स, यू ऑल आर एंटाइटल्ड टू द सेम पॉलिटिकल राइट्स अबाउट द वोटिंग, एंड यू ऑल आर हैविंग सेम पार्टिसिपेशन इन द फ्रेंचाइज ऑफ इंडिया। आई बात समझ में? दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही नहीं है, ये सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है। धर्म के आधार पर तरजीह नहीं दी गई है, धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी गई है, धर्म के आधार पर महत्व नहीं दिया गया है। वोटिंग के राइट में वैल्यू सेम है और सबका स्थान सेम है। देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। ओके, सो इन एंशिएंट इंडिया द सनातन धर्म वाज बेसिकली अलाउड टू डेवलप एज अ होलिस्टिक रिलीजन by welcoming different spiritual traditions and trying to integrate them into a common mainstream। इस तरह से सनातन धर्म अपने आप को एक कॉम्प्रिहेंसिव रिलीजन के रूप में विकसित करता है। ओके, समय आगे बढ़ता है और हम 3rd सेंचुरी BC के अराउंड एम्पायर अशोका के लेवल पर कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें देखते हैं, जैसे कि एम्पायर अशोका वाज फर्स्ट ग्रेट एम्पायर टू अनाउंस दैट द स्टेट, राज्य, द मौर्यन स्टेट, that the state would not prosecute any religious sect। ये नहीं समझ सकते आप कि अगर अशोक बुद्धिज़्म की पालना कर रहा है तो ऐसे में आजीविका, जैन, ब्राह्मणाज, जितने भी ट्रेडिशन हैं या ये जो जितने भी संप्रदाय या जिन्हें कह लीजिए कि सेक्ट हैं, इन्हें अशोक का राज्य प्रताड़ित करेगा,
इन्हें अशोक डोनेशन देने में भेदभाव करेगा, इन्हें अशोक गुफाएं बनाने में भेदभाव करेगा, इन्हें भोजन या भोज आयोजित करने में भेदभाव करेगा ना। अशोक का निजी धर्म, निजी मान्यता कुछ हो सकती है, वो अशोक की है, लेकिन अशोक एक राज्य का हिस्सा है। और वो जो मौर्य राज्य है, वो मौर्यन स्टेट किसी के साथ किसी तरह की कोई भेदभाव नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो ना किसी का परसिक्यूशन होगा, ना किसी को प्रोसिक्यूट करेंगे इस मैनर में। क्लियर? ये क्लियर किया गया था। और ये कहा गया है कि मौर्य के समय में, खासतौर अशोक के समय में, बराबर दान सबको दिया जाता था। आजीविका सेक्ट को गुफाएं बनाई कर दी गई हैं, गुफाओं का स्थान दिया गया है, दान दिया गया है। तो ये बताया जाता है। चाहे खुद पर्सनली जो है अशोक है, उसने, उसके बेटे ने, बेटी ने बुद्ध धर्म का तमाम प्रचार किया है, लेकिन बाकियों को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट भेदभाव नहीं कर रहा है। ये चीज़ अशोक ने स्थापित की है। एम्पायर अशोका was first great emperor to announce that the state would not prosecute any religious sect. यहाँ पे persecute भी लिख लेना, ओके। In the 12th Rock Edict, तो उसके रॉक एडिक्ट हमें मिले हैं हिस्टोरिकल एविडेंसेस के तौर पर। बड़े बड़े पत्थरों पर, शिलाओं पर लिखवाता था, गुदवाता था, इसे कहते हैं इंस्क्रिप्शन, इंस्क्राइब कराना। तो जो उसका लिखा हुआ है पत्थर की शिला पर, तो एडिक्ट हो गया ना ये। तो 12वें रॉक एडिक्ट में क्या लिखता है अशोक? अशोक मेड एन अपील, उसने अपील की है फॉर टॉलरेशन ऑफ ऑल रिलीजियस सेक्ट्स एंड टू डेवलप। सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि सभी रिलीजियस ग्रुप एक दूसरे के प्रति टॉलरेंट रहो, सहिष्णु रहो, इसके आगे बढ़ा वो, एंड टू डेवलप अ स्पिरिट ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट टुवर्ड्स देम। सभी रिलीजियस सेक्ट टॉलरेंस पैदा करो, राज्य भी उनके प्रति टॉलरेंस पैदा करे, और सब एक दूसरे के प्रति भव्य आदर का भाव रखें, ग्रेट रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। नॉट ओनली टॉलरेंस, नेगेटिव टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि बस किसी तरह बर्दाश्त, बस खड़े हैं यहाँ पर। कई बार होता है घर में कुछ 4 गेस्ट आ जाते हैं, कहते बस किसी तरह मैं उसे बर्दाश्त कर रहा था, किसी तरह तुम बैठे थे वरना मैं छोड़ता। ऐसा नहीं, आदर सम्मान के साथ आइए, बैठिए, आदर, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये हमारे आज के सेकुलरिज्म का मेन पॉइंट है, याद रखना। स्टेट सिर्फ टॉलरेंट ही नहीं है, रिस्पेक्टफुल भी है। सो अशोका मेड एन अपील, वो ये पूछ लिया जाए MCQ की कौन से रॉक एडिक्ट में, 12वें में। अशोका मेड एन अपील फॉर टॉलरेशन ऑफ ऑल रिलीजियस सेक्ट्स एंड टू डेवलप अ स्पिरिट ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट टुवर्ड्स देम। समय आगे बढ़ा, मध्यकालीन भारत में आ गए हम, मिडिवल इंडिया। मिडिवल इंडिया के दौरान बड़ी घटना, द सूफी एंड भक्ति मूवमेंट, द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं ये। द सूफी एंड भक्ति मूवमेंट किस चीज़ को प्रमोट करते हैं? बॉन्ड द पीपल ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़ टुगेदर विद लव एंड पीस। इन्होंने अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को आपस में जोड़ा और बांधा, किसके साथ? शांति बहाल की, उनमें प्रेम का विस्तार किया, प्रेम का बहाव किया, कि प्रेम से एक दूसरे को। भक्ति मूवमेंट का फोकस ही लव है, इस बात को याद रखना, ओके। प्रेम भाव, मीरा की जो भक्ति है उसमें प्रेम भाव बहुत सबल है, क्योंकि तभी सत्य स्थापित होता है ना। जब प्रेम होगा सत्य होगा, सत्य होगा तो मूल रूप पहचानेंगे आत्मन का। और जब आत्मन के मूल रूप को पहचान गए तो आत्मन के ऊपर शरीर और शरीर से जुड़े संस्कारों से जुड़ी विविधताएं, तो उनका तो अंत ही हो जाएगा। संस्कार विविध है ना, संस्कार ही अलग है एक मजहब के दूसरे मजहब से, और उसी के रूप में आप एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी अलग हैं। संस्कारों का उद्देश्य, संस्कारों से जुड़ी विधियाँ, संस्कारों की पूर्ति कैसे करनी है, यही अलग है ना। लेकिन जब शरीर की बेड़ियों को भेद करके आप आत्मन तक चले जाते हैं, फिर तो मूल में एक ही प्रकाश है और वो परमात्मा का है। तो यहाँ पर तो सारे एक हैं। प्रेम ही से इस सत्य का पता चलता है ना, प्रेम ही से सारे भेद खत्म होते हैं, प्रेम ही से टॉलरेंस आती है, प्रेम ही से व्यक्ति असत्य से ऊपर जाता है, क्योंकि प्रेम ही में समर्पण है। और जब समर्पण होता है, जब निज का भाव नहीं रह जाता, स्वयं का भाव नहीं रह जाता, वेस्ट इंटरेस्ट नहीं रह जाता, वेस्टेड इंटरेस्ट, तभी व्यक्ति परम अर्थ की तरफ बढ़ता है, परमार्थ की तरफ बढ़ता है। तभी पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है, तभी जन की कल्याण की बात आती है। जब पब्लिक इंटरेस्ट की, जन कल्याण की बात आती है,
तब कहाँ उनके पंथ, उनके मजहब, उनके धर्म, उनकी जातियाँ आड़े आ सकती है? कभी भी नहीं। तो भक्ति मूवमेंट जातिवाद का खंडन करता है। भक्ति मूवमेंट डाइवर्स रिलीजियस सेक्ट के बीच में एक हार्मनी की बात करता है, प्रेम की बात करता है, वो ईश्वर से मिलने की बात करता है कि निजी रूप में जुड़ जाओ, इंडिविजुअली एसोसिएटेड हो जाओ, तुम मुझसे हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। भक्ति मार्ग की पालना करो और हो जाओ, मुक्त हो जाओ। तो भक्ति मार्ग लिबर्टी की बात करता है, लिबरेशन की बात करता है कि तुम्हें लिबर्टी लेनी है, लिबरेट हो जाओ। लिबरेट किन चीज़ों से? इन सभी चीज़ों से, इन सब से मुक्त हो जाओ, तब उससे मिल पाओगे। और जब उससे मिल के आओगे तो कबीर हो जाओगे। और फिर कबीर कहता है कि अस्पर्शता कहाँ है, अछूत कौन है, अनटचेबल कौन है भाई, मुझे बताओ। तभी रविदास होगे, वो भी इसी बात की बात करते हैं कि अछूत कौन है, अछूता कौन है। तभी संत तुकाराम होगे, तभी गुरु नानक देव होगे, तभी मीरा बनोगे, तभी चैतन्य महाप्रभु बनोगे, तभी मोइनुद्दीन चिश्ती होगे, तभी शेख फरीद होगे। ये तभी होगे जब तुम इस विचार में आओगे कि असल में अछूत तो असत्य से जन्मता है, अछूत तो असत्य से जन्मता है। अछूत कैसे हो सकता है कोई, जब परमात्मन का ही सब मूल है और आत्मा है उसी से उत्पन्न हुई है, तो फिर कोई छूत और कोई अछूत कैसे हुआ? ये छूत अछूत की विचारधारा को पीछे छोड़ दिया भक्ति काल ने, खंडन किया इसका सूफीज्म ने। ओके, तो इसलिए द सूफी एंड द भक्ति मूवमेंट bond the people of various communities together with love and peace. Religious toleration and freedom of worship. अब अकबर के राज्य की बात है कि रिलीजियस टॉलरेशन मिडिवल पीरियड में ही, इन द मिडिवल पीरियड रिलीजियस टॉलरेशन एंड फ्रीडम ऑफ वर्शिप ऑल्सो मार्क्ड द स्टेट अंडर अकबर। अकबर ने भी रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता और फ्रीडम ऑफ वर्शिप, उपासना की स्वतंत्रता आपको दी। अकबर के समय में अकबर ने जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई, अकबर ने जजिया जैसे टैक्सेस ख़त्म किए और भी बहुत सी चीज़ें की। अकबर द प्रोमलगेशन ऑफ दीन इलाही, इस बात का एविडेंस था कि अकबर एक सेकुलर ट्रेडिशन में बिलीव करता है। अकबर ने देखा कि समाज में तमाम पंथ हैं और वो तमाम पंथों में बहुत सारे, तो कितने मज़हब हैं समाज में, कितने सेक्ट हैं, संप्रदाय हैं, उन्हीं सभी पंथ यानी कि रिलीजन और इन्हीं सभी सेक्टों को अगर देखें, इन डाइवर्स रेंज ऑफ सेक्टों में, पंथों में तमाम ऐसे गुण हैं जो धर्म के गुण हैं। ज़ोरोस्ट्रियनिज्म में ये है, जैनिज़्म में है, हिंदुइज़्म में है, इस्लाम में है, सूफीज़्म में है, क्रिश्चियनिटी में है। इन तमाम में ऐसे गुण हैं जो धर्म के गुण हैं, लेकिन तमाम में समय के साथ साथ ऐसे कट्टरता के गुण भी आ गए हैं जो धर्म के गुण नहीं हैं। वही समाज को तोड़ रहे हैं, वही इनकी लड़ाई का कारण है, वो कट्टरता, इनके बैर का कारण यही। क्योंकि अकबर इबादत खाने में इनकी डिबेट्स ऑर्गेनाइज करता था और पूछता था धर्म क्या है, धर्म के बिंदु क्या हैं। तो जब वो इन्हें बहस करते सुनता था तो पहचान जाता था कि ये धर्म के बिंदु कॉमन हैं सभी में। फिर उसके बाद शुरू होती लड़ाई, वो इन बिंदुओं पर होती है जब एक पंथ, एक समुदाय अपना अस्तित्व दूसरे से बड़ा सिद्ध करना चाहता है। ये वर्चस्व की लड़ाई है, ये धर्म की लड़ाई नहीं हो सकती। ये कौन पुराना है कौन नया है, ये इसकी लड़ाई है। ये धर्म की लड़ाई कैसे हुई? धर्म के बिंदु तो अकाल होते हैं, जो अकाल की उस्तत कर रहा है उसकी लड़ाई कैसे हो सकती किसी से? वो तो किसी से भिड़ ही नहीं सकता, कोई भेद ही नहीं रहता। तो ऐसे में उसने फिर ये किया कि अब अल्टीमेटली ये जो पंथ हैं, ये जो विचारधाराएं, ये दुनियावी हो गई हैं बहुत। इन पे राजनीतिक ग्रुपों का रंग चढ़ गया है, इन पर किसी आचार्य, किसी बाबा, किसी मौलवी का अपना निजी विचारधारा का रंग चढ़ चुका है, तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन मूल रूप में जब ये अस्तित्व में आए तो धर्म ही की स्थापना के लिए आए होंगे। वो जो मूल एलिमेंट हैं, वो जो बिल्कुल दैवीय हैं, डिवाइन हैं, तो इन अलग अलग सेक्ट, इन अलग अलग रिलीजनों के उन पॉइंट्स को कलेक्ट करके एक ऐसा रिलीजन बनाने की ज़रूरत है, एक ऐसा दीन बनाने की ज़रूरत है, एक ऐसा पाथ जो इलाही हो, दीन इलाही। तो अकबर ने दीन इलाही स्थापित किया, द डिवाइन फेथ, दीन इलाही, जिसके अधीन खुद अकबर भी है। अकबर कहता है कि सत्ता राजा के अधीन ना होकर के, राजा की ही विचारों के अधीन ना होकर के, राजा का विवेक
धर्म के अधीन होना चाहिए, राज्य धर्म, राजा उससे गाइडेड होना चाहिए। फिर क्या अंतर पड़ता है कौन है गद्दी पर, और अल्टीमेटली दीन इलाही यही करेगा। तो ऐसे में डिवाइन फेथ, दीन इलाही स्थापित किया, वो जबरन थोपा नहीं गया, किसी पे इम्पोज नहीं था। उसका प्रमाण है बहुत ही गिनती में बड़े कम, बहुत ही गिने चुने फॉलोवर थे दीन इलाही के, बहुत कम लोगों ने दीन इलाही स्वीकारा। इसका मतलब सम्राट ने उसको लागू थोपा नहीं कि अपनाओ वरना खत्म कर दिए जाओगे, ऐसा नहीं था। जो लोग कन्विंस कर पाए, उस विजन को समझ पाए, उन्होंने स्वीकार किया। दीन इलाही में यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोमलगेशन ऑफ दीन इलाही, दैट इज इट हैड एलिमेंट्स ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम फेथ। इसमें हिंदू मुस्लिम फेथ दोनों के एलिमेंट्स थे। ये सिर्फ इन दोनों के लिखे हैं, मैंने बता दिया कितनों के थे, सभी के थे तकरीबन। इसके अलावा अकबर की जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से भी एम्फेसाइज होता है कि ही एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुलह कुल। तो सुलह कुल का सिद्धांत किसने दिया है? अकबर ने। दीन इलाही अकबर ने। सुलह कुल का मतलब सुलह, कुल टोटल सबकी सुलह, मतलब पीस एंड हार्मनी अमंग रिलीजन्स। सारे सलाह कर लो भाई, मिलके चलना है अपन ने, कोई टकराव है नहीं। टकराव व्यक्तियों का है, टकराव उनकी ईगो का है। पंथों में काहे का टकराव? से टकराव होता तो उत्पत्ति ही क्यों होती? टकराव तो उस व्यक्ति की दृष्टि के क्षीण होने का है कि वो देख ही नहीं पा रहा उसके बियॉन्ड। उसके लिए पंथ क्यों टकराएं, पंथिक क्यों टकराएं, फॉलोवर क्यों मरे, फॉलोवर नैरो क्यों हो जाएं उस लीडर की नैरो विजन की वजह से? उन्हें प्राप्त करने दो अपना कंसाइंस अपने ही लेवल पर, दो उन्हें आज़ादी। दैट वाज द सिस्टम। तो ये चलाया गया। ही स्पॉन्सर्ड रिलीजियस डिबेट्स, उसने कई रिलीजियस डिबेट्स स्पॉन्सर करी हैं। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि वो एक टॉलरेंट सेकुलर स्टेट स्थापित करना चाहता था। इनफैक्ट उसके बहुत पहले बाबर जब आया है, उसकी एडवाइस है हुमायूं को, एविडेंशियल है, प्रूवन है ये। सो बाबर एडवाइज्ड हुमायूं टू, अब देखो इनके रीजंस पॉलिटिकल हो सकते हैं, इकोनॉमिक हो सकते हैं, वो एनालिसिस आज हिस्ट्री का लेक्चर नहीं है। हम एक सेकुलरिज्म कैसे आ रहा है भारत में उसके आइडिया की बात कर रहे हैं। ये सारा आइडिया समझ लोगे, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बच रहा है, आइडिया पहले ही मैं क्लियर करते जा रहा हूँ। ऑर्गेनिकली तुम्हारे अंदर आइडिया, अब कुछ मुझे इंडियन सेकुलरिज्म आइडिया कैसा है भाई, ये ऐसा ही है आइडिया, और रातों रात तो किसी ने पैदा नहीं किया, पहले से ही आ रहा है। तो बाबर की एडवाइस है हुमायूं को, क्या है? शेड रिलीजियस प्रेजुडिस, रिलीजियस प्रेजुडिस छोड़, धार्मिक पूर्वाग्रह का त्याग कर। तो टू शेड रिलीजियस प्रेजुडिस, प्रोटेक्ट टेम्पल्स, प्रिजर्व काउज एंड एडमिनिस्टर जस्टिस प्रॉपरली इन दिस ट्रेडिशन। ये जिस संस्कृति में अब तुम हो, इस भारतीय संस्कृति में, ये मंदिरों की, धार्मिक स्थानों की रक्षा करना, रिलीजियस प्रेजुडिस से मुक्त रहना, प्रेजुडिस नहीं रहना, काउ को प्रिजर्व करना और जस्टिस प्रॉपरली एडमिनिस्टर करना, तो तुम बने रहोगे यहाँ, तो तुम स्वीकार हो जाओगे, वरना पत्ता कटेगा। ये इस कारण से भी हो सकता है सलाह दी हो, पर दी है, इसका मतलब एडमिट हो रहा है कहीं ना कहीं कि इंडियन ट्रेडिशन क्या है, ये तो कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में स्टेट को डायरेक्टिव दिए गए हैं कि काउ स्लॉटर को हमें रोकना है, प्रोटेक्ट करना है। ये है फ्रीडम मूवमेंट। अब हम मिडिवल पीरियड से आगे आ गए, अब कहानी आ गई फ्रीडम मूवमेंट की। देखिए फ्रीडम मूवमेंट में, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हमने सेकुलरिज्म को प्रमोट किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो की। उस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में सबसे पहला टेक्निकल कदम जो ब्रिटिशर्स का था वो 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स था, जिसमें उसने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया कि मुस्लिम कैंडिडेट को मुस्लिम ही लोग इलेक्ट कर सकते हैं, कोई और नहीं। अलग करने की कोशिश की उसको बाकी समाज से। 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के दौरान उन्होंने सिखों को, इंडियन क्रिश्चियंस को, यूरोपियंस को, एंग्लो इंडियंस को भी ये सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। उसके बाद 1938 में रैमसे मैकडोनाल्ड ने एक कम्युनल अवार्ड दिया, एक फैसला दिया, जिसमें शेड्यूल कास्ट यानी कि डिप्रेस्ड क्लासेस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की। इसी के अगेंस्ट यरवदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन घोषित कर दिया था कि ये नहीं हो सकता है, इस तरह से नहीं हो सकता है, वो सेपरेट इलेक्टोरेट उनको नहीं मिल सकता है। और उसके बाद अंबेडकर जी ने गांधी जी का ये उपवास तोड़वाया और पूना का समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं, जिसके फलस्वरूप ही
फिर गांधी जी ने ये आइडिया दिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देना शेड्यूल कास्ट को, रिजर्वेशन का प्रोपोर्शन बढ़ा दो, उन्हें सुरक्षा ही देनी है ना, रिजर्वेशन का प्रोपोर्शन बढ़ा दो। अंबेडकर जी ने इसे स्वीकारा तो पूना पैक्ट हुआ। ओके, कम्युनल अवार्ड का कंक्लूजन फिर ऐसे हुआ। तो ये लगातार प्रयास किए गए हैं कि कैसे डिवाइड किया जाए, लेकिन इस डिवीजन को तोड़ा। शुरुआती इंडियन नेशनल कांग्रेस के मॉडरेट विंग के बहुत से नेतागण, महादेव गोविंद राणाडे हों चाहे फिरोज शाह मेहता हों चाहे गोपाल कृष्ण गोखले ही हों चाहे, सभी ने सेकुलरिज्म के एलिमेंट पर फोकस किया। फिर समय के साथ साथ मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में एक कमेटी बनी थी जिसे नेहरू कमेटी कहते हैं। अंग्रेजों के द्वारा ये चैलेंज दिया गया इंडियंस को कि अगर हिम्मत है तो एक कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट प्रपोज करके बताओ, बना के दिखाओ जो सारी पार्टियों को स्वीकार हो, फिर तुम्हें मान जाएंगे। उस कमेटी की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की और उसमें मोतीलाल नेहरू ने क्लियरली ये लिखा कि जो इंडियन स्टेट बनेगा वो इंडियन स्टेट किसी एक रिलीजन का स्टेट नहीं होगा, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, इंडियन स्टेट में जो स्टेट्स होंगे उनका कोई रिलीजन नहीं होगा, और इंडियन स्टेट कभी खुद को किसी एक स्टेट के रिलीजन के अराउंड ओरिएंट नहीं करेगा, एसोसिएट नहीं करेगा, सबका बराबर संरक्षण होगा। तो इट इज़ इन द नेहरू रिपोर्ट। आप कैसे, मतलब ये ऐसा नहीं सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, मोटा मोटा लिखा है नेहरू रिपोर्ट के अंदर। मैं आपको ये क्लॉज पढ़ करके सुना सकता हूँ कि क्या लिखा गया था नेहरू रिपोर्ट के अंदर। देयर शैल बी नो स्टेट रिलीजन फॉर द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया और फॉर एनी प्रोविंस इन द कॉमनवेल्थ, nor shall the state either directly or indirectly endow any religion, any preference or impose any disability on account of religious beliefs or religious status। ना तो कोई स्पेशल प्रिविलेज मिलेंगे, ना कोई डिसेबिलिटी होगी किसी रिलीजियस कम्युनिटी को क्योंकि वो उस रिलीजन से जुड़े हैं, और ना ही कोई रिलीजन होगा इंडियन स्टेट का। ये तो नेहरू रिपोर्ट में ही मेंशन कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो फ्रीडम मूवमेंट के दौरान हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में ही सेकुलरिज्म के कंसेप्ट को प्रमोट किया गया है। ये नेहरू रिपोर्ट है। और गांधी जी का सेकुलरिज्म क्या है? गांधी जी कहते हैं हिज सेकुलरिज्म वाज बेस्ड ऑन अ कमिटमेंट टू द ब्रदरहुड ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्ट फॉर एंड परस्यूट ऑफ ट्रुथ। गांधी जी तो बस कहते थे ये सत्य की तलाश कर लो, सत्य की तलाश कर लो, सब खत्म, सब सेट हो जाएगा, तुम्हारा स्वराज्य हो जाएगा अंदर ही, सत्य में ईश्वर आत्मन प्राप्त हो जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि ये कमिटमेंट है। सेकुलरिज्म एक तरह का एक वचन है, एक कमिटमेंट है टू द ब्रदरहुड ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़। अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज़ में हम सब में फ्रेटर्निटी होगी, भाईचारावाद होगा, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, हम भाई हैं सब अलग अलग। और ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं, कोई पॉलिटिकल या लीगल अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए, इसमें ये चीज़ होनी चाहिए कि रिस्पेक्ट हो फॉर एंड परस्यूट ऑफ ट्रुथ, सत्य के प्रति सम्मान हो और सत्य की तलाश हो। जब सत्य के प्रति सम्मान होगा, सत्य की तलाश होगी, तो आप आत्मन की तलाश में हैं, और जब आप आत्मन की तलाश में हैं तो अल्टीमेटली जो ब्रदरहुड आपने दूसरे से महसूस किया, आप ये समझेंगे कि परमात्मन ही से उदय है। ये एक सत्य पर आधारित ब्रदरहुड है, कोई फोर्सफुल ब्रदरहुड नहीं है। गांधी जी इसी को पॉलिटिक्स में भी लागू करते थे कि पॉलिटिक्स का पहले स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, पॉलिटिशियंस स्पिरिचुअली अवेकन्ड होने चाहिए, ऐसा ही वो समाज के प्राणियों से भी एक्सपेक्ट करते थे। लेकिन इससे अलग है नेहरू का सेकुलरिज्म। नेहरू कहते हैं कि नेहरू सेकुलरिज्म वाज बेस्ड ऑन अ कमिटमेंट टू साइंटिफिक ह्यूमनिज्म टिंज्ड विद, मतलब उसमें रंग चढ़ा हुआ है किस चीज़ का? टिंज्ड विद अ प्रोग्रेसिव व्यू ऑफ हिस्टोरिकल चेंज। गांधी जी, नेहरू ये कहते हैं कि सेकुलरिज्म स्वतः ही आएगा, अपने आप आएगा, अगर हमारा कमिटमेंट होगा विज्ञान के प्रति, साइंटिफिक ह्यूमनिज्म के प्रति। सामने कौन है? भारतीय राज्य कैसा होना चाहिए? सामने कौन है? जैन है, बुद्ध है, ईसाई है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, पारसी है, क्या अंतर पड़ रहा है? एक विज्ञान है, उस विज्ञान के तहत इसके जीवन को बेहतर करना है, स्टेट को इसकी लिविंग स्टैंडर्ड बेटर करना है, इससे सारी अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, ये प्रोग्रेस कर सके, ये ग्रो कर सके, और उसके तहत नेशन और स्टेट कमिटेड है। सिंपल कहानी। तो बाय डिफ़ॉल्ट ही सेकुलरिज्म फॉलो हो जाएगा, सेकुलरिज्म ही फॉलो हो जाएगा। तो हमें आगे की ओर देखना है, फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, हमारी आउटलुक ऐसी होनी चाहिए, और हमें रिकॉग्नाइज करना है इस चीज़ को कि